The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. हे गाइस, दिस इज़ आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। सो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जो हमारे व्यूअर्स थे, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ बट स्टिल दे आर स्टडिंग फ्रॉम दिस चैनल, वो काफ़ी अपसेट हो गए होंगे। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई है, समथिंग अराउंड 2 मंथ से हम लोगों ने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, क्योंकि देयर वाज ए प्रॉब्लम विद आवर एडिटिंग टीम। उसके बाद हमें स्टूडियो की भी काफ़ी प्रॉब्लम होने लग गई। तो अभी हम लोगों ने एक नई जगह शिफ्ट किया है एंड वापस से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। एंड आई होप कि अब से आपके लिए रेगुलरली वीडियोस आने लगेंगी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जिस फ्लो में हम लोगों ने पढ़ाई करना छोड़ा था, उसी फ्लो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट शिफ्ट किया है, तो जो हमारा काफ़ी सारे जो हमारे लैपटॉप्स हैं, काफ़ी सारा सामान जो है वो अभी तक हमारे जहाँ पर हमारा पहले स्टूडियो था वहीं पर रखा हुआ है। तो हमने वहाँ से सामान मंगाया है, तो कुछ टाइम लग सकता है वो सामान यहाँ तक पहुँचने में। और जितने भी हमारे जो प्रीवियस चैप्टर्स थे, उनका जो जितना भी डेटा है वो सभी हमारे उन्हीं लैपटॉप्स के अंदर। जैसे ही हमारा लैपटॉप यहाँ पर आ जाएगा वापस, हम वापस से जितने भी चैप्टर हम लोगों ने अभी तक शुरू किए हैं उनको फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जिन जिन चैप्टर को शुरू किया गया उन सभी चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा। इवन जो हम अभी शुरू कर रहे हैं उसे भी कंप्लीट कराया जाएगा। और इन फ्यूचर जितने भी टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कराया जाएगा। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको कराया जाएगा एंड दे विल बी नो चार्जेस एट ऑल। इन 2 महीने के अंदर काफ़ी सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि सर अगर कोई पेड कोर्स है तो प्लीज़ हमें बता दीजिए, हम लोग उसे ज्वाइन कर लेते हैं। या फिर कोई और कोर्स है, कब वीडियो आएंगी, काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि वीडियोस नहीं अपलोड करेंगे, बट कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और उसके चलते वीडियोस नहीं बना पा रहे थे, नहीं टाइम पर अपलोड कर पा रहे थे। बट आई होप कि अब सब कुछ ठीक रहेगा और आपके लिए रेगुलरली वीडियोस आती रहेंगी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो कि आज हम लोग एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं, नई ब्रांच शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री की। अभी तक जितने भी लेक्चर्स जितने भी चैप्टर्स हमने शुरू किए वो सारे लगभग फिजिकल केमिस्ट्री के थे। कहीं ना कहीं हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था, बट उसके अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 3 लेक्चर्स ही किए हैं। तो मेजर पोर्शन के अंदर हम देखा जाए तो अभी तक हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री को ही पढ़ा है आरजे एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जब भी मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ, चाहे वो आपका थर्मोडायनामिक्स हो, क्वांटम केमिस्ट्री हो, या जितने भी चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं, उन सभी चैप्टर्स के बीच कहीं ना कहीं मैं आपको ये बोलता हुआ ज़रूर दिखाई दिया होगा कि आप लोग सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर फोकस कीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़कर आप लोग अपना नेट का एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। अगर आप लोगों की फिजिकली कमांड अच्छी होगी और आप साथ में इनऑर्गेनिक से पोर्शन से या फिर ऑर्गेनिक के पोर्शन से कुछ आप लोग कम से कम आधा सिलेबस आप लोग कवर करके जाओगे, तो आप इजीली JRF क्रैक कर सकते हो। अगर आपकी फिजिकल की 14 यूनिट्स कंप्लीट हैं और आपने आधी ऑर्गेनिक या फिर आधी इनऑर्गेनिक पढ़ ली, क्योंकि जनरली हम लोग करते हैं कि हम लोग इनऑर्गेनिक साथ में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक बड़ा टॉपिक हो गया, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, या फिर ऑर्गेनोमेटेलिक्स हो गए। क्योंकि इनऑर्गेनिक के अंदर से इस पोर्शन के ऊपर से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनोमेटेलिक्स हो गई, या फिर बायो इनऑर्गेनिक हो गई, इस पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इन चैप्टर्स को हम लोग कवर कर जाते हैं और अपनी तैयारी कर जाते हैं CSIR नेट JRF केमिकल साइंस के एग्ज़ाम की। लेकिन जैसा अभी जो पेपर आया था, जो नवंबर के अंदर हुआ है 2020 के अंदर, अभी का अगर इस पेपर की बात करूं तो इस पेपर के अंदर कहीं ना कहीं आपने रियलाइज़ किया होगा कि ऑर्गेनिक का जो पोर्शन था वो थोड़ा सा इजी आया था इन कंपैरेटिव टू फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं स्ट्रेंथ वाइज बताऊं कि कौन सा सबसे ज़्यादा हार्ड था या कौन सबसे ज़्यादा इजी था, तो मुझे इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी लगा। अभी तक की जितने भी पेपर्स आते थे CSIR नेट के अंदर, उसके अंदर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से MSQ आते थे, आपको मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, आपको मल्टीपल ऑप्शंस को टिक करना होता था। लेकिन इस बार जो क्वेश्चंस का जो लेवल था, जो क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी ज़्यादा अलग थे। हार्ड नहीं कहूँगा उसको मैं, लेकिन जो प्रीवियस ईयरली जो क्वेश्चंस आते थे उस पैटर्न के ऊपर नहीं आए थे, उस टॉपिक के अंदर से वहाँ से क्वेश्चन नहीं आए थे। नए नए टॉपिक से क्वेश्चन को लेकर आए थे और ट्रिकी क्वेश्चंस भी आए थे। तो थोड़ा सा पेपर टफ आया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की साइड से।
फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो जो आपके पास मेजर जो आपके टॉपिक्स होते हैं, थर्मोडायनामिक्स होता है, आपका क्वांटम केमिस्ट्री होता है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, जो आपके पास मेजर टॉपिक्स होते थे, इसके अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम्स वो न्यूमेरिकल्स थोड़े से लेंदी थे, थोड़ा सा टाइम लग रहा था उनको करने के अंदर। तो एक ये चीज़ आई है कि जो आपके मेजर टॉपिक्स थे उनसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आए हैं, लेकिन थोड़े से लेंदी आए हैं। लेकिन जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के जो आपके ईजी टॉपिक्स रहते हैं, जो हर साल जहाँ से पॉलीमर से आपका जो क्वेश्चन आता है काफ़ी ईजी क्वेश्चन आता है, उसके बाद डेटा एनालिसिस से भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो आपका सरफेस केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, यहाँ से सॉलिड स्टेट है, यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से ईजी आते थे। लेकिन इस बार फिजिकल केमिस्ट्री के जो ईजी टॉपिक्स थे यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी आए हैं, चाहे वो सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहा हो आपके पास या फिर पॉलीमर का क्वेश्चन रहा हो। क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे और इसी वजह से मैं फिजिकल केमिस्ट्री को बोलूँगा कि वो मॉडरेट आई थी। जो आपके पास हार्ड टॉपिक्स थे उनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं पर लेंथियर आए हैं, लेकिन जो आपके ईजी टॉपिक्स थे वहाँ से क्वेश्चन को उसने घुमाकर पूछा है। जैसे वो लास्ट ईयर तक काफ़ी ईजी क्वेश्चंस पूछता था यहाँ से, तो उसने वहाँ पर आपको इस बार एक चैलेंज दिया है, वहाँ से भी आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसका मतलब ये है कि अब आप उन टॉपिक्स को भी हल्के में मत लो। टॉपिक्स छोटे हैं पर आपको उन टॉपिक्स को भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे ईजियर पोर्शन जो था इस बार का एग्ज़ाम का नवंबर 2020 का, वो ऑर्गेनिक के अंदर बच्चों ने ज़्यादा कहा है। मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं यूट्यूब के ऊपर, मैंने उनके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स भी पढ़े हैं, तो बच्चों का भी कहीं ना कहीं ये मानना था कि वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं इस साल ईजी आई थी एज़ कम्पेरेटिव टू प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि पहले जो है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा ट्रिकी नहीं मिलती थी, तो वहाँ से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। तो अब क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन को वो ट्रिकी पूछ रहा है, तो आपको कुछ पोर्शन और भी पढ़ना पड़ेगा। और जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना हम उसे बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ें, एकदम फ्रेश स्टार्ट करें, आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया जाए कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है। प्रॉब्लम क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर बच्चा पढ़ लेता है, हर बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगती है, उसके क्वेश्चंस करने अच्छे लगते हैं। जब आप फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ोगे तो आप 2 घंटे में शायद बोर हो जाओगे, 3 घंटे में बोर हो जाओगे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लगातार 4 से 5 घंटे की सिटिंग दे सकते हो, क्योंकि समझने वाला टॉपिक है, कुछ भी ग्रैम करने वाला नहीं है, और जो आपको चीज़ें देखने को मिलती है वो आपको काफ़ी ईजी लगती है, क्योंकि जब आपके सामने बुक खुली हुई होती है, आपको उसमें मैकेनिज्म दिखता है, तो आपको वो मैकेनिज्म आता है। अब प्रॉब्लम शुरू होती है कि अगर आप लोग उस बुक को बंद कर दो या फिर अपनी नोट्स कॉपी को बंद कर दो और उसके बाद मैं आपको एक नई रिएक्शन दे दूं, तो आपके सामने अब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं अपने मैकेनिज्म को स्टार्ट कहाँ से करूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये होती है कि आप क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हो। जो मेजर जो चीज़ें होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आपके पास काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं, कार्बन के पास कैटिनेशन जैसी प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं। अब कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हैं तो रिएक्शंस भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ती हैं, और इन सभी रिएक्शंस का अगर आप लोगों ने मैकेनिज्म अच्छे से समझा तो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर आपकी कमांड थोड़ी बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं आप ऑर्गेनिक के अंदर ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़ते हो, उनके मैकेनिज्म को पढ़ते हो, तो मैकेनिज्म के ऊपर कमांड होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया था 11th 12th क्लास के अंदर। अब 11th क्लास के अंदर 12th क्लास के अंदर आपके पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन था, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस थी, वो आपके पास काफ़ी कम थी। आपके पास एल्केन्स की रिएक्शन थी, एल्कीन्स की रिएक्शन थी, एल्काइन की रिएक्शन थी, कुछ रिएक्शन आपने एल्कोहल की भी पढ़ी थी, कुछ रिएक्शन आपने ईथर्स की भी पढ़ी थी। और उन कुछ लिमिटेड रिएक्शंस को पढ़ने के लिए आप लोग एक नए कंसेप्ट को यूज़ कर रहे थे। जनरली आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट का यूज़ कर 11th 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस थी उनको, उनके मैकेनिज्म को आप लोग याद कर सकते थे, समझ सकते थे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट को मेजरली मानकर आप लोगों ने मैकेनिज्म को पढ़ना शुरू किया। इंडक्टिव इफेक्ट से मेरा मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड होगा, उसके अंदर कोई कार्बोनिल का बॉन्ड होगा, C डबल बॉन्ड हो अगर आपके पास होगा, तो आप जनरली क्या करते हो कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन जो है वो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन जाएगा, उसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन जाएगा और उसके ऊपर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। या फिर आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है तो कार्बन और हैलाइड का जो बॉन्ड है उसके अंदर पोलैरिटी है, कहीं ना कहीं जो आपका X है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन भी है, सारे के सारे जो हैलोजन है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके ऊपर आप डेल्टा नेगेटिव लगाते हो, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव लगाते हो और उसके बाद आप लोग मैकेनिज्म को लिखना शुरू करते हो। तो 12th क्लास तक रिएक्शंस लिमिटेड थी, आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट को यूज़ कर उन मैकेनिज्म को समझ सकते थे, उनको याद कर सकते थे। और 12th क्लास का जो
जो आप अपना बोर्ड का एग्जाम देते हो उसके अंदर आप लोग क्वेश्चंस को इजीली अटैम्प्ट कर सकते थे। तो स्टार्टिंग के अंदर हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एज ए यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट को या फिर रेजोनेंस इफेक्ट को बहुत मेजर इफेक्ट मान के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। लेकिन जब आप लोग बीएससी में आते हो, आप लोग जब बीएससी कर रहे हो किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, लेकिन जो आपका सिलेबस है वो उसके अंदर आप लोग देखते हो कि अब आपके पास जो रिएक्शंस हैं उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। रिएक्शंस अब यहाँ पर आपके पास कम रिएक्शंस नहीं है, कुछ नेम रिएक्शंस भी आप लोग ऐड करते हो, बहुत सी चीज़ें आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और भी ऐड करते हो जब आप लोग 12th क्लास से बीएससी के अंदर आते हो। उसके बाद अब आपके पास रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हो गई, तो वो जो इंडक्टिव इफेक्ट वाला जो आप लोगों ने चीज़ें जो आपके दिमाग में घूमती थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो कहीं ना कहीं अब वर्क करना आपके लिए कम कर देंगी। आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग अटैम्प्ट अब करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सभी रिएक्शंस के ऊपर आप लोग उस इफेक्ट को नहीं लगा पाते। पढ़ना इजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, आपको अच्छी भी लगेगी, इंटरेस्टिंग भी लगेगी, आप उसको टाइम भी ज़्यादा दे दोगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको अच्छी लगती है, सबको पता है SN1 क्या होता है, सबको पता है SN2 क्या होता है, सबको पता है E1 क्या होता है, सबको पता है E2 क्या होता है। लेकिन जब क्वेश्चन आप लोग देखते हो एग्जाम सेंटर के अंदर, एक नया ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, नई रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। वो किसी ना किसी नेम रिएक्शन की एग्जाम्पल होगा या फिर कोई जनरल रिएक्शन होगी, लेकिन वो रिएक्शन आप लोग पहली बार उस एग्जाम सेंटर के अंदर ही देखोगे। अब प्रॉब्लम ये है कि उस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चों की, कि वो पढ़ सब कुछ लेते हैं लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो उसको स्टार्ट नहीं कर पाते। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आरजे एकेडमी ने ये कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस कोर्स के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आपका जो मैकेनिज्म आप लोग किसी भी रिएक्शन का ड्रॉ करते हो, चाहे वो आपकी नेम रिएक्शंस हो गई हो, SN1, SN2, E1, ECB, इन सब के पीछे आखिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, मैकेनिज्म का मतलब क्या है, किस तरीके से आप लोग मैकेनिज्म को ड्रॉ कर सकते हो किसी भी रिएक्शन के लिए, कैसे आप लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। तो अगर आपको भी वो प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। पूरी लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करना। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नए कंसेप्ट से यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे। अगर किसी बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है या फिर वो सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। मैं 11th क्लास की 12th क्लास की रिएक्शंस को भी यहाँ पर दोबारा कराऊंगा, लेकिन अब उसके मैकेनिज्म को जो सोचने का तरीका है उसको हम लोग यहाँ पर ज़रा चेंज करेंगे। मैकेनिज्म में आप जनरली कर्व एरोस लगाते हो। कर्व एरोस आप अभी तक सोचते होगे कि कहीं ना कहीं ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अपने कर्ली एरोस का मतलब को चेंज करेंगे और अब से जब भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कर्व एरो की बात करेंगे तो उसका मतलब सिर्फ एक ही होगा कि कर्व एरो का मतलब है कि आप लोग इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखा रहे हो फ्रॉम फील्ड ऑर्बिटल्स टू अनफील्ड ऑर्बिटल्स। आप लोग यहाँ पर ऑर्बिटल्स को लेकर ही चलोगे। जो आपके कर्व एरो हैं वो फील्ड ऑर्बिटल से अनफील्ड ऑर्बिटल की तरफ आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं। अब आप लोग इन चीज़ों को भूल जाइए कि डेल्टा प्लस चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर आपके पास अटैक होने वाला है, क्योंकि अब कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हो गए और एक ही कंपाउंड के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को देखने को मिलेंगे। तो उनमें से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इस रिएक्शन के अंदर काम करेगा, इस स्टेप के अंदर कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एक्टिव है, कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एक्टिव है, उसको समझने के लिए आपको MOT का समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हम लोग इस कोर्स के अंदर अपनी MOT को भी साथ साथ करेंगे। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यूज़ करने वाले हो उसका हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि जो आपका कंपाउंड्स है वो एटम से बना है और जब भी आपके जो एटम कंबाइंस करते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लेते हैं और उन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर आपके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो आपके पास ऑर्बिटल खाली होगा वो भी आपके पास एक ऑर्बिटल है, जो ऑर्बिटल भरा होगा वो भी आपके पास एक ऑर्बिटल है। तो कर्व एरो कह रहा है कि आप लोग फील्ड ऑर्बिटल से अनफील्ड ऑर्बिटल की तरफ जा रहे हो। तो आपका जो अटैकिंग होगा, जो आप लोग कर्व एरो के अंदर आप लोग जो अटैक दिखाते हो कि यहाँ से यहाँ पर अटैक हुआ, उसके मायने अब हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे। हम लोग हर एक चीज़ को MOT से रिलेट कर कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे। और जब आप लोग MOT का यूज़ कर कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर देते हो तो आप लोग रियलिटी के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना शुरू कर दोगे। और जब आप उसे समझना शुरू कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब आपके पास किसी एक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, ऑक्सीजन का लोन पेयर भी है, नाइट्रोजन का लोन पेयर भी है, तो अटैक शुरू कहाँ से कराऊं, इस चीज़ का क्वेश्चन आपको इस कोर्स के बाद ज़रूर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो ये कोर्स
आपके लिए ही है। तो अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शुरू करते हैं अपना आज का कोर्स। तो ये कोर्स रहेगा आपके पास एरो पुशिंग मैकेनिज्म 1 मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इसका एक और पार्ट आएगा। हम यहाँ पर जो एरो पुशिंग मैकेनिज्म 1 है, इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिक रिएक्शंस होती हैं, SN1 हो गई, SN2, E1, E2, ECB, इन सब रिएक्शंस की बात करेंगे जो जनरल के पास रिएक्शंस होती है। और एरो पुशिंग मैकेनिज्म 2 के अंदर हम लोग बात करेंगे जो आपकी ऑर्गेनिक की कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो गई। तो एरो पुशिंग मैकेनिज्म 2 के सिलेबस की बात हम लोग तभी करेंगे जब मुझे स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग एरो पुशिंग मैकेनिज्म 1 के ऊपर फोकस करते हैं और स्टार्ट करता हूं मैं इस कोर्स को बड़े सिंपल से एक क्वेश्चन से कि व्हाट इज मैकेनिज्म, आखिर मैकेनिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हो, फॉर एन एग्जांपल अगर आप लोग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो और मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आप लोग तुरंत डेफिनेशन बोलना शुरू कर दो कि हर इक्विलिब्रियम जो आपके पास कांस्टेंट है उसकी डेफिनेशन ये है। आप लोगों को उसका रेशो है वो प्योरिटी कंसंट्रेशन अपॉन में आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और सबके ऊपर पावर लगा दो इक्वल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये उसकी डेफिनेशन है। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप लोग किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद इन सेकंड्स आप लोग उन्हें लिख सकते हो। अब उसी तरीके से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आखिर मैकेनिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि अगर मैकेनिज्म की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई तो उसी तरीके से आप लोग किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म भी लिख सकते हो। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आखिर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिज्म। तो वीडियो को यहाँ पर आप पॉज कर सकते हो, सोच सकते हो, आपने अभी तक काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है कि आखिर डेफिनेशन क्या होती है मैकेनिज्म की। समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास मैंने यहाँ पर एक कीटोन लिया है, कीटोन का आप रिएक्शन कर रहे हो वाटर मॉलिक्यूल के साथ। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी मैंने वहाँ पर आपको दिखाई हुई है कि आखिर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो रिएक्शन आपके सामने है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, जो आप लोग जल्दी जल्दी ड्रॉ करने लग जाते हो कि यार यहाँ से मेरा एरो शुरू हो रहा है। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आखिर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत बेसिक रिएक्शन है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो आपका स्टेप 1 होगा इस रिएक्शन का, जो रिएक्शन मैंने आपके सामने दी हुई है, इस रिएक्शन का जो आपके पास स्टेप 1 होगा, मैंने यहाँ पर स्टेप 1 पूरा लिखा हुआ है कि जो ये आपका कीटोन है, ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है। जब ये रिएक्ट करेंगे तो इसके पहले स्टेप के अंदर जो बनेगा इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास ये है। ये जो है आपके पास पहले स्टेप का क्या है, प्रोडक्ट है। अब मैंने आपको प्रोडक्ट भी दे दिया, मैंने आपको रिएक्टेंस दे दिया। मैं पूछ रहा हूँ कि आपका इसके क्या है मैकेनिज्म क्या है। तो बहुत सारे मैकेनिज्म इसका हो सकता है। यहाँ से मैं 1 को काट रहा हूँ। जनरली जो आपके पास है ये रिएक्शन का स्टेप 1 है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ प्लॉजिबल मैकेनिज्म लिखे हुए कि आखिर इसके क्या क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं। तो ये आपके पास नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है, ये आपके पास नंबर 2 है और ये आपके पास क्या है, नंबर 3 है। तो क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ कि मैंने आपके सामने ये रिएक्शन लिखी हुई है, ये आप रिएक्शन यहाँ पर देख सकते हो। मैंने उसका स्टेप 1 लिखा हुआ है, रिएक्टेंट्स भी हैं, प्रोडक्ट भी हैं। आप इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखिए और उसके मैकेनिज्म को लिखने की कोशिश कीजिए कि आखिर इसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है। अभी आप लोग अपने घर के ऊपर अकेले हो, आपके आसपास कोई और बच्चे साथ में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी यूट्यूब के ऊपर पढ़ रहे हैं तो लोग अपने घर पर बैठ के जो है वो वीडियोस को देखते हैं। लेकिन अगर मैं मान लेता हूं कि मैं एक 30 से 40 बच्चों की क्लास को पढ़ा रहा हूं और मैं उनसे पूछता हूं कि सिंपल सी हाइड्रेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म मुझे लिख कर दे दो, तो एक बात तो पक्की है, 30 से 40 बच्चों की क्लास होगी तो उसके अंदर से मेरे को पास कम से कम 5-6 मैकेनिज्म तो मुझे ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। और कुछ मैकेनिज्म ऐसे होंगे जो फंडामेंटली इनकरेक्ट होंगे, लेकिन फिर भी मुझे 30 क्लास की बच्चों से ये उम्मीद होगी कि 5 टाइप के मैकेनिज्म तो मेरे पास आ जाएंगे। और उन 5 टाइप के मैकेनिज्म को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आखिर किस किस टाइप से आप इसके मैकेनिज्म को लिख सकते हो। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप लोग कहोगे कि जो आपके रिएक्शन की जो कंडीशन है वो बेसिक कंडीशन के अंदर है। बेसिक कंडीशन के अंदर है तो ये प्रोडक्ट यहाँ से चला जाएगा, आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन आपके पास प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि कंडीशन क्या है, बेसिक है। बेसिक कंडीशन का मतलब कि आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन है ये इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर अटैक करेगा, जैसे आप करते हो डेल्टा प्लस यहाँ पर लगा लोगे, डेल्टा नेगेटिव आप लोग लगा लोगे और ये यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और आपके पास जो है प्रोडक्ट आपके पास बनकर आ जाएगा। एक तरीका सोचने का ये है। दूसरा तरीका आप सोच सकते हो कि आपके पास कंडीशन जो है सॉल्यूशन के अंदर वो एसिडिक कंडीशन है। अब एसिडिक कंडीशन है तो आपके पास हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। अब क्योंकि हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो आपका जो पहले कीटोन जो ग्रुप है, क्या पता ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये पहले क्या हो, प्रोटोनेटेड हो। जैसे ये प्रोटोनेटेड होगा आपका जो कार्बन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक कर देगा। एक तरीका सोचने का ये है कि पहले स्टेप में ये ना बनकर पहले स्टेप के अंदर आपके पास क्या बन जाए, आर, और आपका जो कार्बोनिल बॉन्ड है ये आपके पास क्या हो जाए, प्रोटोनेटेड हो जाए। एक तरीका ये है कि बेसिक कंडीशन के अंदर आपको ये मिल जाएगा और एसिडिक कंडीशन के अंदर पहले आपको ये मिल गया और अब आपका जो ये कार्बन का जो एटम है ये आपका एक्टिवेट हो चुका है। ये आपका एक एग्जैक्ट एक परफेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन चुका है। इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा और जो ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है, वाटर के जो लोन पेयर है,
ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक कर देंगे और ये आपके पास यहाँ से बन जाएगा और इन द एंड आपका वापस से H+ जो है वो रिलीज हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर। तो एक तरीका ये है, मैकेनिज्म किसका ये भी हो सकता है। तीसरा मैकेनिज्म आप डायरेक्टली इसको ये भी बोल सकते हो कि आपके पास रिएक्टेंट्स ये रहे, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये रहे आपके पास रिएक्टेंट। आपको पता है कि यहाँ पर आपने जब रिएक्टेंट को देखा तो यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O है। जब आपने यहाँ पर प्रोडक्ट को देखा तो यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और C सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर आपके पास 2 प्रोटॉन है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि ये वाला बॉन्ड जो टूटकर ये वाला बॉन्ड टूट गया है और कार्बन ने एक फ्री बॉन्ड बना लिया है, इसके ऊपर आपके पास हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल आ गया। तो बेसिकली एक बॉन्ड टूटा है, 2 बॉन्ड बने हैं, ऑक्सीजन के साथ H जुड़ गया, कार्बन के साथ आपका OH2 जुड़ गया। तो इस तरीके से आप मैकेनिज्म यहाँ पर ये भी ड्रॉ कर सकते हो कि इस O ने जो है वो इस H के ऊपर अटैक किया, इस H ने जो है वो O के ऊपर अटैक किया। या आप बोल सकते हो कि जो आपका जो H है वो O के ऊपर आके जुड़ रहा है। और आप ये बोल सकते हो कि बॉन्ड जो है वो यहाँ से टूटकर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन गया, यानी कि बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया। एक मैकेनिज्म इसका सिंपली आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि बनाना क्या है, कि आपके पास स्टार्टिंग में आपको सिर्फ एरोस लगाने हैं। तो कुछ बच्चे तो मैं गारंटी के साथ देख सकता हूँ कि 40 बच्चों की अगर स्ट्रेंथ होगी तो वो उनमें से कोई ना कोई बच्चा ये मैकेनिज्म मुझे लिख कर दे देगा और बता देगा कि आपके पास ये मैकेनिज्म, जिनको आप देखते ही बोल दोगे कि ये मैकेनिज्म गलत है। लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये मैकेनिज्म जो है वो गलत क्यों है, तो क्या आपके पास उसका आंसर है? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर जो कर्व एरो है वो हाइड्रोजन से शुरू हुआ है, ये फंडामेंटली इनकरेक्ट है, यहाँ से कभी शुरू नहीं होता। आपका जो एरो है वो आपका लोन पेयर से शुरू होगा या फिर बॉन्ड पेयर से शुरू होगा। करेक्ट है ये फंडामेंटल डेफिनेशन मैकेनिज्म की। जो आपका कर्व एरो है, फंडामेंटल आपकी प्रॉपर्टीज़ है कर्व एरोस की, कि जो आपका एरो है वो कभी भी आपका किसी एक एटम से शुरू नहीं होता। आपका जो एरो है वो हमेशा लोन पेयर से या फिर बॉन्ड पेयर से ही शुरू होगा। उसके बाद अगर मैं इसको सोचूं फील्ड ऑर्बिटल्स और अनफील्ड ऑर्बिटल के उसके अंदर, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो आपका ये हाइड्रोजन एटम जो आपको यहाँ पर देख रहे हो, इस हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, जो इलेक्ट्रॉन यूज़ हो चुका है इस OH बॉन्ड के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन इस OH बॉन्ड के अंदर यूज़ हो चुका है। तो इसका मतलब इस H के पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो वो आगे आकर डोनेट करे, यानी कि इस H के पास फील्ड ऑर्बिटल्स है ही नहीं, तो यहाँ से एरोज स्टार्ट हो ही नहीं सकते। इस तरीके से आपको रिलेट करना है अपने कर्ली एरोस को फील्ड ऑर्बिटल्स और अनफील्ड ऑर्बिटल्स को लेकर। तो कंफ्यूज अभी बिल्कुल भी मत होइए कि आपको एमओटी नहीं आती या फिर आपने कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एमओटी को नहीं पढ़ा, आपने जनरली उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है। तो उसी एमओटी का ही यहाँ पर यूज़ करेंगे और समझेंगे कि आखिर किस फील्ड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, किस अनफील्ड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास यहाँ पर कुछ 4 फील्ड ऑर्बिटल हैं और चारों की एनर्जी लेवल्स ही हैं, मान लीजिए कि जो आपके पास एनर्जी की बार है और आपके पास 4 टाइप के फील्ड ऑर्बिटल्स हैं किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर, और उन चारों का जो एनर्जी लेवल है वो आपके पास ही है। मान लीजिए कि आपके पास डबल बॉन्ड का एनर्जी लेवल है, ये ट्रिपल बॉन्ड का है, मैंने स्केल के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ। ये आपके पास ऑक्सीजन के लोन पेयर है और ये आपके पास क्या है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है। ये सारे के सारे के पास क्या है, फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। और जो आपके पास अनफील्ड ऑर्बिटल हैं वो आपके पास ये रहे, 4 आपके पास क्या है, 4 टाइप के आपके पास अनफील्ड ऑर्बिटल है। मान लीजिए मैं इसको नेम कर देता हूं कि इसको मैं 1 बोल रहा हूं, इसको 2 बोल रहा हूं, इसको 3 और इसको 4। इसको बोल देते हैं 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश और 4 डैश। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि कर्व एरोज मूवमेंट दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का, तो ज़रा सोच कर देखिए कौन से इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे फील्ड ऑर्बिटल से अनफील्ड ऑर्बिटल की तरफ। उन ऑर्बिटल्स के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जिन एनर्जी लेवल का गैप क्या होता है, कम होता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो सबसे पहले इस n के लोन पेयर से यानी कि 4 से 1 डैश में जाएगा। यानी कि जिस फील्ड ऑर्बिटल का और जिस अनफील्ड ऑर्बिटल का एनर्जी गैप कम होगा, वहाँ पर ही ट्रांजिशन आप लोग कहते हो, और वहीं पर ही आप लोग कहोगे कि सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ तो वो इस तरीके से हुआ। और इसी तरीके से आप लोग सेलेक्टिव हो सकते हो। अगर आपके कंपाउंड के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, फिर बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैं, तो कौन सा सेंटर एक्टिव होगा? वही सेंटर एक्टिव होगा फील्ड ऑर्बिटल केस के अंदर जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और वही सेंटर आपका एक्टिव होगा अनफील्ड ऑर्बिटल केस के अंदर जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होगी, ताकि उनके बीच का गैप कम हो जाए और वहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स का
फ्लो होना शुरू हो जाए। अब किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, किसकी एनर्जी कम होती है, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे कोर्स के अंदर। और आप लोग जैसे ही इस कोर्स को पूरा पढ़ लोगे, उसके बाद सबस्टेट को देखकर आप लोग विद इन 10, 12 और 15 सेकंड के अंदर बता पाओगे कि मेरा पहला कर्व एरो कहाँ से शुरू होगा। ये खासियत होने वाली है इस कोर्स के अंदर कि यहाँ पर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक नए विज़न के साथ पढ़ने वाले हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी बच्चे ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरीके से नहीं पढ़ी होगी। बहुत से इंस्टीट्यूट के अंदर, बहुत से कॉलेज के अंदर इस तरीके से पढ़ाई जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बेसिकली यही तरीका होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर आपको पता है कि बीएससी के जो कॉलेजेस हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे कॉलेजेस के अंदर आपको अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको सही तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। आपको अलग तरीके से कंसेप्ट को घुमा फिरा कर समझाया जाता है कि बस क्लास के अंदर बच्चे को टीचर की बात समझ में आ जाए। लेकिन जो एक्चुअल तरीका होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मैंने तरीका बहुत कम जगह देखा है पढ़ते हुए। तो आप भी अब इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना अगर शुरू करोगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ईजी तो लगती है, और साथ साथ आप उसके क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करना शुरू कर दोगे। आप इस कोर्स के अंदर लगातार 4-5 वीडियो लगातार देखिए, और उसके बाद खुद डिसाइड कीजिए कि आखिर क्या आपको इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ आ रही है या फिर आपको अच्छे से समझ नहीं आ रही है। अब इन सब चीज़ों की बात बाद में करेंगे कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था कि आखिर मैकेनिज्म क्या होता है। बहुत सिंपल रिएक्शन ली थी, केटोन का मैंने हाइड्रेशन लिया था, और आपने देखा कि 3-4 पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी थी कि किस तरीके से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप लोग अपने रिएक्टेंट से स्टेप 1 के इंटरमीडिएट तक पहुंचे। तो कौन सी पॉसिबिलिटी सही, कौन सा आपका मैकेनिज्म सही है और कौन सा कर्व एरो गलत है, इसी चीज़ के बीच में आपको सेलेक्टिव होना है कि मेरा कौन सा कर्व एरो ठीक होगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास मैकेनिज्म ड्रॉ करते वक्त बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है। ये डाइवर्सिटी क्यों होती है, आपके पास बहुत सारे टाइप के मैकेनिज्म क्यों होते हैं? क्योंकि आपको करेक्ट वे शायद नहीं पता कि मैकेनिज्म को स्टार्ट किस तरीके से किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये जो लाइन जो है मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि देयर इज़ जस्ट वेट that there is so much diversity of plausible mechanism of a very simple basic hydration reaction। बहुत सिंपल मैंने बेसिक हाइड्रेशन रिएक्शन मैंने यहाँ पर ली है, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। अब ये डाइवर्सिटी क्यों है, आखिर इतने सारे मैकेनिज्म आपको क्यों देखने को मिले? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा आखिर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। आप सभी रिएक्शन का लिखोगे, 30 बच्चे जो हैं अगर उनको पता है कांस्टेंट क्या होता है तो वो 30 के 30 बच्चे एक ही एक्सप्रेशन लिखेंगे, लेकिन मैकेनिज्म एक क्यों नहीं लिख पा रहे? रीजन उसके पीछे ये है कि द मेन रीजन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लॉजिबल मैकेनिज्म दैट देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन नहीं है, किसी एक स्टेटमेंट के अंदर आपको डेफिनेशन नहीं बताई गई है मैकेनिज्म की, इसीलिए शायद देर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है मैकेनिज्म की। इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका मैकेनिज्म है, मान लीजिए कोई रिएक्शन आपने देखी ऑर्गेनिक की, आपने कॉपी के अंदर उसका मैकेनिज्म ड्रॉ किया कि यहाँ से कर्व एरो लगाए, यहाँ से कर्व एरो लगाए, और जब आप लोग देखते हो कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो आपका मैकेनिज्म है वो आपके मैकेनिज्म मैच नहीं होता, और आपके पास ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होता कि आखिर आपका मैकेनिज्म गलत क्यों है। साथ ही साथ आपका जो मैकेनिज्म है वो इक्वल्स टू नहीं होता जो रिसर्च पब्लिश पेपर के अंदर जो मैकेनिज्म छपा है। जब भी कोई रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो वो रिसर्च पेपर में जरूर छपती है, उसका मैकेनिज्म वहाँ बताया जाता है कि उसका मैकेनिज्म क्या है। तो जो आपका मैकेनिज्म होता है वो वहाँ पर जो पब्लिश हुआ है उससे मैच नहीं कर रहा, आपका जो मैकेनिज्म होता है जो बुक के अंदर जो मैकेनिज्म है वहाँ पर मैच नहीं कर रहा। आखिर क्यों? अब क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और साथ साथ आपके पास एक ये क्वेश्चन भी आना चाहिए माइंड के अंदर कि जो मैंने मैकेनिज्म लिखा है आखिर वो गलत क्यों है। अगर आप उसका जवाब दे पा रहे हो कि मेरा मैकेनिज्म गलत क्यों है तो आप उस बुक के मैकेनिज्म को समझ जाओगे और नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करोगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के पास उसका आंसर नहीं होता कि आखिर मेरा आंसर गलत क्यों है। वो सही को पढ़ता है टेक्स्ट बुक के अंदर और फिर बाद में उसको याद करने की कोशिश करता है कि अगर इस टाइप की रिएक्शन होगी तो मुझे इस टाइप से एरो लगाने और मैं उसको याद रख लूँगा। तो याद नहीं करना, समझना है कि आखिर वैसे ही एरो क्यों लगाया, आपका गलत क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका मैकेनिज्म गलत क्यों है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैकेनिज्म, सही मैकेनिज्म क्या है उससे ज़्यादा ये अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर कोई मैकेनिज्म गलत ड्रॉ किया हुआ है तो वो गलत क्यों है। इसी चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे हम इस पूरे कोर्स के अंदर कि मैकेनिज्म गलत क्यों होते हैं। यानी अब मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि आपका मैकेनिज्म जो है वो टेक्स्ट बुक से मैच नहीं कर रहा, आपका जो मैकेनिज्म है वो पब्लिश पेपर में जो रिसर्च पेपर जो आपके पास पब्लिश हो रहा है उसके अंदर मैच नहीं कर रहा। बिकॉज हैंस वी नीड टू क्रिएट अ डेफिनेशन दैट वर्क्स एंड दैट शुड बी कंसिस्टेंट विद व्हाट हैज़ बीन डन
इन द पास्ट एंड व्हाट पीपल शुड डू इन द फ्यूचर। इसका मतलब अगर हमें रिएक्शंस के मैकेनिज्म को समझना है, रिएक्शन के मैकेनिज्म को लिखना शुरू करना है, तो हमें एक डेफिनेशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि आखिर मैकेनिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, और इस तरीके से डेफिनेशन क्रिएट करना है कि जो पास्ट में जितनी भी रिसर्च हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर, उस रिसर्च के अंदर कुछ छेड़छाड़ ना करें, या फिर जो फ्यूचर के अंदर होने वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उससे भी कोई खिलवाड़ ना हो। हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें एक डेफिनेशन तो क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि जब मैं 30 बच्चों की क्लास से पूछूं कि आखिर इसका मैकेनिज्म क्या है, तो सभी बच्चे जो हैं वो एक ही मैकेनिज्म मुझे बता पाएँ। राइट, तो अब डेफिनेशन हम लोग बताते हैं कि आखिर डेफिनेशन क्या है आपकी मैकेनिज्म की। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एरो पुशिंग मैकेनिज्म। मैंने यहाँ पर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन नहीं दी, क्योंकि मैकेनिज्म कोई डेफिनेशन तो होती नहीं है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मैकेनिज्म गुड मैकेनिज्म है और कौन सा मैकेनिज्म बैड मैकेनिज्म है, यानी कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो एक जो अच्छा मैकेनिज्म है, एक गुड मैकेनिज्म इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शन से मेरा मतलब है वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप रिएक्शन, यानी कि उसकी ट्रांजिशन स्टेट कितनी होगी, एक ही रिएक्शन हो, एक ही आपके पास वहां पर ट्रांजिशन स्टेट होगी। तो ए गुड मैकेनिज्म इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। इसका सबसे सिंपल मतलब ये है कि जब भी आप लोग मैकेनिज्म को ब्रेक करोगे तो हर एक स्टेप आपके पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन होना चाहिए, यानी कि हर एक स्टेप की सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, ए रिएक्शन दैट हैज अ सिंगल ट्रांजिशन स्टेट, और साथ ही साथ एवरी स्टेप इज माइक्रोस्कोपिकली रिवर्सिबल। अब इस माइक्रोस्कोपिकली रिवर्सिबल का ज़्यादा यूज़ नहीं है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बट इसका सिग्निफिकेंस ये मतलब है कि अगर आपका कोई भी रिएक्शन, एक से मान लीजिए कि आपकी कोई रिएक्शन है, इसका एनर्जी डायग्राम ये है, और मैं कह रहा हूँ कि कोई मैकेनिज्म आपका जो रिएक्शन है वो 4 स्टेप के अंदर हो रही है, तो आपके पास 4 ट्रांजिशन स्टेट होगी। अगर आपके पास 4 है तो आप इस तरीके से 4 छोटे को बनाओगे और ये आपके पास क्या हो गई, 4 ट्रांजिशन स्टेट हो गई। अब इसका मतलब क्या है कि माइक्रोस्कोपिकली रिवर्सिबल, जो आपके पास हर एक जो सिंगल स्टेप है, ये सारे सिंगल स्टेप जो है ये माइक्रोस्कोपिकली रिवर्सिबल होंगे। इसका मतलब ये कि अगर आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो रही है तो वो एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। हालांकि हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसको हम लोग थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जब हम लोग या फिर हम लोग इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर पढ़ते हैं, या फिर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग ज़्यादातर वहाँ पर पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि आखिर फिजिकल सिग्निफिकेंस इस चीज़ का क्या है। तो मैंने जो भी सिंपल रिएक्शन ली है, सिंपल जो मैंने अभी आपको एक रिएक्शन बताई थी, हाइड्रेशन रिएक्शन जो मैंने आपको बताई थी, उस रिएक्शन को मैं जो उसका करेक्ट मैकेनिज्म है, जब आप लोग देखते हो कि आखिर उसका करेक्ट मैकेनिज्म क्या है, तो वहाँ पर आप लोग देखते हो कि ये एक एसिड कैटेलाइज रिएक्शन थी, जिसके अंदर आपके पास जो एसिड होता है, HA, मैंने यहाँ पर कोई एसिड ले लिया, इस HA से ये जो H है, ये पहले जो आपका कार्बोनिल बॉन्ड है ये पहले प्रोटोनेट होगा, उसके बाद जो आपका कार्बन सेंटर एक्टिवेट होगा, और वाटर का जो आपके पास ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और इस तरीके से आपका एरो यहाँ पर वापस जा रहा है। तो ये जो सिंपल जो रिएक्शन थी, सिंपल हाइड्रेशन रिएक्शन थी, इसके जो मैकेनिज्म है, इसके अंदर 3 आपके पास एलिमेंट्री आपके पास रिएक्शन है। मैंने क्या कहा था, ए गुड मैकेनिज्म इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो हाइड्रेशन रिएक्शन का एग्जांपल मैं लेकर चल रहा था, उस हाइड्रेशन रिएक्शन के अंदर आपके पास क्या है, 3 स्टेप हैं, यानी कि आपके पास 3 एलिमेंट्री रिएक्शन है। पहली एलिमेंट्री रिएक्शन आपके पास ये रही, दूसरी एलिमेंट्री रिएक्शन आपके पास ये रही, और तीसरी एलिमेंट्री रिएक्शन आपके पास ये रही। तो 3 आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर आप लोग इसका एनर्जी डायग्राम बनाओगे तो उसके अंदर आपके पास क्या मिलेगा, आपको 3 टाइप की पीक मिलेगी, जो मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इस टाइप का एनर्जी डायग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 3 आपके पास यहाँ पर क्या है, पीक है, क्योंकि इसकी ट्रांजिशन स्टेट कितनी है, 3 है। माइक्रोस्कोपिकल रिवर्सिबल मतलब क्या है कि अगर आप लोग रिएक्शन को बैकवर्ड में शुरू करोगे तो वो एग्जैक्टली सेम ग्राफ को ही फॉलो करेगा, सेम ट्रांजिशन स्टेट से थ्रू ही जाएगा। जब वो क्या कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो उसका हम लोग ज़्यादा यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग क्या बना सकते हो, उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना सकते हो। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसी भी एक अच्छे मैकेनिज्म की, पहला क्या है आपके पास कि आपके पास एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। दूसरा क्या है कि देयर शुड बी कर्व एरोज ऑन ईच एलिमेंट्री रिएक्शन। सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपनी ऑर्गेनिक रिएक्शन को सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद हर एक एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर आपको क्या लगाने पड़ेंगे, कर्व एरोज लगाने पड़ेंगे। जैसे कि मैं अगर इसी रिएक्शन की सीरीज देखूं, सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन देखूं, तो मैंने हर एक स्टेप के ऊपर यहाँ पर कर्व एरोज लगाए हुए हैं। अब इन्हीं कर्व एरो का खेल है पूरी की पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर कि आखिर ये कर्व एरो आप किस तरीके से लगाते हो। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यही स्टार्ट करेंगे कि आखिर किस तरीके से आपको एक कर्व एरो ड्रॉ करना स्टार्ट करना है।
है। तो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है पहले क्या करेगा, प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एसिड के अंदर से, आपका जो CO बॉन्ड था वो क्या हो गया, प्रोटोनेटेड हो गया। उसके बाद ये अब मैंने यहाँ पर कर्व एरो लगाया कि ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इसका जो अटैक होगा इस कार्बन सेंटर के ऊपर होगा, CO का जो डबल बॉन्ड है वो टूटकर ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। यानी कि ये जो पाई बॉन्ड के अंदर, यानी कि जो ये आपके पास पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के अंदर ये पाई बॉन्ड जो आपका बना हुआ है ये कहीं ना कहीं आपका पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, और इस बॉन्डिंग ऑर्बिटल से जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है उनका फ्लो हो रहा है, वहाँ से आपका जो ऑक्सीजन का जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, उस नॉन बॉन्डिंग जो आपका ऑर्बिटल है उसके अंदर आपके पास जा रहा है, जो कि क्या है, अनफिल्ड है। यानी कि फील्ड ऑर्बिटल से अनफिल्ड ऑर्बिटल की तरफ आपकी जो है वो मूवमेंट हो रही है। अभी आप लोग कंफ्यूज मत होइए फील्ड ऑर्बिटल से और अनफिल्ड ऑर्बिटल से, उनके बारे में जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद आप लोग ये समझना भी जल्दी से शुरू कर दोगे। अभी हमारा मेन फोकस होगा कि आखिर किस तरीके से हमें कर्व एरो ड्रॉ करने हैं, आखिर कौन से कर्व एरो ठीक होते हैं, कौन से कर्व एरो आपके पास गलत होते हैं, उनकी पहचान क्या है। नाउ द प्रॉब्लम इज हाउ डू वी डिफाइन व्हाट कर्व एरो इज सपोज टू मीन, आखिर ये कर्व एरो है क्या, किस तरीके से आपको इनको ड्रॉ करना है। क्योंकि अगर मैकेनिज्म आपको लिखना है तो पहले आपको रिएक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर, उसके बाद हर एक एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर आपको कर्व एरोज ऐड करने पड़ेंगे। अब एक कर्व एरो कैसे ऐड करते हैं, सारा खेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उसी का है, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। द प्रॉब्लम इज हाउ डू वी डिफाइन व्हाट इज कर्व एरो इज सपोज टू मीन, आखिर एक कर्व एरो क्या होते हैं। वी मे ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर्स इन सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, बट हाउ डू वी नो दैट वी ड्रू द कर्व एरो करेक्टली। मान लीजिए कि आपने रिएक्शन को जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर ब्रेक कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने कर्व एरो लगाना शुरू किया। जो आपके पास जो लास्ट पेज में रिएक्शन लिखी हुई थी, मैंने यहाँ पर कर्व एरो लगा रखा है ऑक्सीजन की लोन पेयर से H के ऊपर। अब मैं लगाने को तो मैं इस एरो को इस तरीके से भी लगा सकता हूँ, तो मेरा ही जो ये एरो है ये गलत क्यों है, ये वाला सही क्यों है, ये हमें सोचना है कि आखिर कौन सा कर्व एरो ठीक है, कौन सा कर्व एरो गलत है, या फिर किस तरीके से जो आपकी रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म आप किस तरीके से आप लोग उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो आप कर्व एरो लगा रहे हो इसका बेसिक मतलब क्या है। इसका बेसिक मतलब है कि ये आपको इंटरेक्शन बता रहा है बिटवीन फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड अनफील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, क्या इनके बीच में कोई इंटरेक्शन है। सबसे पहली बात, इंटरेक्शन दो टाइप के होते हैं, अट्रैक्शन होता है और रिपल्शन होता है। इंटरेक्शन का मतलब हमेशा अट्रैक्शन नहीं होता। इंटरेक्शंस दो टाइप के होते हैं, अट्रैक्शन भी हो सकता है या फिर वो रिपल्शन भी हो सकता है। दो पॉजिटिव चार्ज है उनके बीच में रिपल्शन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। दोनों ही क्या है, आपके पास इंटरेक्शन के ही टाइप है। तो अगर आपके पास मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है और आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा। वो इंटरेक्शन कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अगर मैं बात करता हूं कि किस तरीके से आप लोग कर्व एरो को ड्रॉ करते हो, तो कर्व एरो आपको बताता है कि आपका जो इंटरेक्शन हो रहा है फील्ड ऑर्बिटल्स और अनफील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में आखिर जो इंटरेक्शन है वो कैसा होगा। जिनके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा है वहाँ पर आप लोग कर्व एरो लगाओगे। अब किनके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा है, जिनके बीच का एनर्जी गैप कम है। अब इन एनर्जी गैप का एक बार आपने चार्ट याद कर लिया कि आखिर ऑक्सीजन का लोन पेयर की एनर्जी क्या होती है, नाइट्रोजन लोन पेयर की एनर्जी क्या होती है, डबल बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है, sp ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, sp2 की क्या होती है, sp3 की क्या होती है। तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कर्व एरो लगाने के अंदर कभी भी गलती नहीं करोगे। उसके बाद अब इस कर्व एरो के बीच का जो इंटरेक्शन है, अगर मैं उसका मतलब समझने की कोशिश करूं तो दो टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं। एक हो सकता है बॉन्डिंग इंटरेक्शन और एक आपके पास हो सकता है एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन। दोनों ही टाइप के इंटरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। बॉन्डिंग इंटरेक्शन, नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन में मतलब क्या है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन है पर उनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बन रहा। बॉन्ड कब बनेगा, जब आपके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। ये आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है। बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होती है, जब मॉलिक्यूल आपके जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं। तो एक होता है नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, एक होता है बॉन्डिंग इंटरेक्शन। नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन वो इंटरेक्शन होते हैं जिनके बीच में आपकी बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो उन सब से हमारा कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मैकेनिज्म के अंदर जो आपके पास होता है उसके अंदर आपकी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अगर कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूट रहा है तो आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड टूट रहे हैं और बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन क्या होते हैं। नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन जो है वो किसके
बराबर होते हैं। तो जो आपके पास नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं 4 पाई Q1 Q2 अपॉन में एप्सिलॉन r। ये आप लोग पढ़ते हो। कूलम्बिक फोर्स है जो आपके पास चार्जेस के बीच में होता है, प्लस चार्ज या फिर आपके नेगेटिव चार्जेस के बीच में। यहाँ पर इसके पास आपके पास होता है वंडरवॉल इंटरेक्शन, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग है, कोई बॉन्डिंग तो होने रही उनके बीच में, तो ऑफकोर्स वहाँ पर क्या होंगे, वंडरवॉल इंटरेक्शन होंगे। तो इस तरीके का फैक्टर आपके पास वंडरवॉल इंटरेक्शन क्या होता है, एक्स और वाई आपके कॉन्स्टेंट होते हैं, आर क्या होता है, उनके बीच का स्पेस होता है। इस मैथमेटिकल पोर्शन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रोल नहीं है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर कर्व एरो का असली मतलब क्या होता है। तो ये नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन थे, यानी कि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर आपके पास ऑक्सीलेट के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, और अगर बॉन्ड नहीं बन रहा तो उस इंटरेक्शन को आप लोग क्या बोल सकते हो, नॉन बॉन्डिंग कूलम्बिक फोर्स इंटरेक्शन बोल सकते हैं। इनके कूलम्बिक फोर्स की वजह से जो इंटरेक्शन हो रहे हैं नॉन बॉन्डिंग, उसको आप लोग यहाँ पर क्लासीफाई कर सकते हो। हमारा मेन फोकस रहेगा कि आखिर बॉन्डिंग इंटरेक्शन जो होते हैं वो किसके प्रोपोर्शन होते हैं। बॉन्डिंग इंटरेक्शन ज़्यादा, तो वहीं पर आपको क्या लगाना है, कर्व एरो को लगाना है। बॉन्डिंग इंटरेक्शन ज़्यादा कब होगे, जब फील्ड ऑर्बिटल और अनफील्ड ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी गैप है वो क्या होगा, कम होगा। तो जो आपके पास बॉन्डिंग इंटरेक्शन होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं 4 पाई Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन r, जिसको आप जानते हो, जो कि आपका चार्ज से रिलेटेड है। उसके बाद एक आपका होता है स्टेरिक फैक्टर, यानी कि वो कितना दूर है फिर कितना पास है। स्टेरिक फैक्टर का मतलब आप लोग समझते हो कि यानी कि हिंड्रेंस, यानी कि जब दो चीज़ें आपके पास पास आ रही है, जब वो बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे तो ऑफकोर्स वो दूर जाना चाहेंगी, जब वो दूर है तो वो पास आना चाहेंगी। तो जो आपके पास ये जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। डिस्टेंस ज़्यादा तो इंटरेक्शन कम, डिस्टेंस कम तो इंटरेक्शन ज़्यादा। ये क्या होते हैं, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, आर रेज़ टू द पावर n के होते हैं। और ये जो तीसरा फैक्टर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने मैथमेटिकल टर्म लिखी हुई है, सर कोई यूज़ नहीं, बस मैं आपको समझाने के मैंने लिखा हुआ है समेशन ऑफ EL समेशन ऑफ NU, ऊपर लिखा हुआ है समेशन ऑफ AB, C ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, C ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक बीटा प्लस E ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक माइनस E ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। E ऑफ EL का मतलब है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, E ऑफ न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है एनर्जी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ये जो बीटा है इसे आप लोग क्या बोलते हो, ओवरलैपिंग इंटीग्रल। जो ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, उनके बीच का जो बीटा है वो कितना है, बीटा ज़्यादा है तो ओवरलैपिंग ज़्यादा है, बीटा कम है तो ओवरलैपिंग कम है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि आखिर कौन सी टर्म आपकी क्या है, लेकिन इन सब मैथमेटिक्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। ये जो टर्म मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये मैंने लिखी हुई है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो वाली टर्म मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसके आगे मैंने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, नेगेटिव साइन लगाया हुआ है। नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। अगर आपका नेगेटिव है तो कैसा काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हो कूलम्बिक से भी, अगर आपका Q1 पॉजिटिव है Q2 नेगेटिव है तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और जब आपके पास चार्जेस जो है वो अपोजिट साइन के होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो नेगेटिव साइन बता रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर बीटा ज़्यादा तो आपके पास जो नेगेटिव में टर्म होगी वो भी ज़्यादा होगी। अगर बीटा की वैल्यू 2 होगी तो ये हो जाएगा -2, अगर मैं बाकी सबको 1 मान लेता हूँ। अगर बीटा की वैल्यू आपके पास 3 होगी तो इसकी टर्म क्या हो जाएगी, -3, अगर मैं बाकी सबको 1 मान लेता हूँ। तो बीटा की वैल्यू ज़्यादा तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन की नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा, इसका मतलब आपके पास वहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा। तो जितनी ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होती है उतना ज़्यादा अच्छा क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। और ओवरलैपिंग अच्छी कब होगी, जब उनके बीच का एनर्जी गैप कम होगा। किनके बीच का, फील्ड ऑर्बिटल और अनफील्ड ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप कम होगा। तो ये मेरा बेसिक सा मतलब था कि क्या आपके पास ये टर्म है, इसका हम लोग आगे जाकर कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अब मैं आपसे यहाँ पर बता चुका हूँ कि बॉन्डिंग जो इंटरेक्शन है वो 3 वजह से हो सकता है। पहला क्या, चार्जेस, दूसरा क्या, स्टेरिक्स, तीसरा क्या, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो अब कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में ये आ गई कि आपको कर्व एरो को ड्रॉ करना है। तो जब आप कर्व एरो को ड्रॉ करेंगे तो आप किस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्या इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस को ध्यान में रखेंगे, क्या इंटरेक्शन बिटवीन स्टेरिक्स के ध्यान में रखेंगे, या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन को ध्यान में रखेंगे। इन तीनों में से किस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लेता हूँ तो मैंने यहाँ पर आपके सामने बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड लिथियम। एक ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है आपके सामने जिसका आप लोग आगे जाकर काफ़ी यूज़ करने वाले हो। गिग्नार्ड रिएजेंट का या फिर ऑर्गेनोलिथियम, आपके पास बहुत से कंपाउंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं किसी एल्काइल हैलाइड से, मान लीजिए मैंने यहां पर मिथाइल आयोडाइड लिया है और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, तो आप लोग रिएक्शन सबसे पहले कहां पर होगी, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो ऑक्सीजन लिथियम का बॉन्ड है, क्योंकि लिथियम जब बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड बहुत वीक हो गया। तो हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड टूटकर इस कार्बन के ऊपर अटैक करे। हो सकता है कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये इसके ऊपर अटैक करे। हो सकता है कि कार्बन का डबल बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करे। इस साइड से तो हम लोग क्लियर
क्लियर हैं, इसके ऊपर क्या डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर क्या डेल्टा पॉजिटिव, जो हमें आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो यही पढ़ा है। तो इस साइड तो हम लोग क्लियर हैं, लेकिन यहाँ पर आप किस तरीके से बनाओगे, किस तरीके से अटैक करना शुरू करोगे। शुरू कैसे करते हैं आप लोग, किसी ना किसी बॉन्ड से शुरू करोगे या फिर आप लोन पेयर से शुरू करोगे। तो बॉन्ड आपके पास ये रहा, ऑक्सीजन लिथियम का सिंगल बॉन्ड रहा, कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड भी है, यहाँ से भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और कार्बन जो हाइड्रोजन है यहाँ से भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटी है। कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैक करूं, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैक करूं, ऑक्सीजन लिथियम सिंगल बॉन्ड से अटैक करूं, या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैक करूं, या फिर ऑक्सीजन के लोन पेयर से अटैक करना शुरू करूं। तो यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो गई, कौन सी पॉसिबिलिटी सही है। इन्हीं चीज़ को समझने के लिए इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। तो धीरे धीरे समझते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही है और कौन सी पॉसिबिलिटी गलत है। इस केस के अंदर जो आपका डबल बॉन्ड है वो अटैक करेगा किस कार्बन के ऊपर, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर ये कार्बन जो है आपके पास कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये जो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज जो आपका कार्बन है, इसका जो फील्ड ऑर्बिटल्स जो आपके पास अनफिल्ड ऑर्बिटल्स है उसका जो गैप है, और यहाँ पर जो आपके पास फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, जो आपके पास फील्ड ऑर्बिटल है पाई का हो सकता है, पाई का फील्ड ऑर्बिटल है, ये आपके पास सिग्मा का फील्ड ऑर्बिटल है, फिर सिग्मा का फील्ड ऑर्बिटल लोन पेयर आपके पास नॉन बॉन्डिंग के अंदर रहते हैं, या आपके पास लिथियम का कंपाउंड है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपके पास काफ़ी सारे फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, अनफिल्ड ऑर्बिटल होंगे, जो कि क्या होगा, sp3 का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। इन सब चीज़ों की बात करेंगे। अभी आप लोग फील्ड और अनफिल्ड बोलना मत शुरू कीजिए, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज होना शुरू कर जाओगे। तो अभी हम मोटी बात हम लोग ये कर रहे हैं कि अटैक मैं कहाँ से कराऊँ, डबल बॉन्ड से कराऊँ, लोन पेयर से कराऊँ, सिंगल बॉन्ड से कराऊँ, CO बॉन्ड से कराऊँ, या फिर मैं हाइड CH बॉन्ड से कराऊँ। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब आपके पास गलत हो जाएंगे, और आपका जो सही आंसर है वो क्या है, आपको डबल बॉन्ड से अटैक करना शुरू करना पड़ेगा एल्काइल हाइड्राइड के ऊपर। तो अब मैं किस तरीके से सोचना शुरू करूं, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई। तो अल्टीमेटली वी नीड आवर एरोज टू मीन वन एंड ओनली वन थिंग। वी कांट मेक इट दैट समटाइम्स आवर कर्व एरो मीन चार्ज, and then sometimes our curve arrow means sterics, and then sometimes our curve arrow mean molecular orbital overlapping। यह मैंने क्यों लिखी हुई है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो कि लिथियम का जो साइज है वो क्या होता है, छोटा सा होता है लिथियम का जो एटम है। तो यहाँ पर ये लिथियम का एटम क्या है, छोटा है, तो ये जो बॉन्ड है वो इजीली अटैक कर पाएगा, कोई स्टेरिक नहीं है। अगर मैं स्टेरिक फैक्टर को देखूंगा तो आपका ये अटैक होगा। अगर मैं चार्ज को देखने लगा तो इलेक्ट्रॉन आपके पास नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस पहले से ही है। अगर मैं चार्ज को देखने लगा तो आपका इस तरीके से अटैक होगा। अगर मैं देखने लगा कि मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से देखूंगा, तब आप लोग समझ पाओगे कि यहाँ पर जो है वो पाई बॉन्ड ही अटैक करेगा, ना कि ये लोन पेयर और ना ही ये सिंगल बॉन्ड। तो अगर मैं चार्ज से सोचूंगा तो ये अटैक होना चाहिए था, अगर मैं स्टेज सोचूंगा तो आपका ये अटैक होना चाहिए था, अगर मैं मोलिकुलर इंटरेक्शन सोचूंगा तो आपके पास ये अटैक होना चाहिए था। तो तीनों ही चीज़ों के लिए आपके पास अटैक पॉसिबल है कि अगर मैं स्टेज से सोचूंगा तो क्या अटैक होगा, अगर मैं चार्ज सोचूंगा तो क्या अटैक होगा, अगर मैं मोलिकुलर इंटरेक्शन सोचूंगा तो आपके पास क्या अटैक होगा। तो सही क्या है इस केस के अंदर, आपके पास क्या सही है, मोलिकुलर इंटरेक्शन सही है। तो क्या हर केस के अंदर मोलिकुलर इंटरेक्शन ही सही होगा? क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हर एक रिएक्शन के अंदर आपका जो कर्व एरो है वो मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन को बताएगा? तो हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हर एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो आपका कर्व एरो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन के ऊपर ही फोकस करेगा। और इसीलिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की MOT को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस एरो पुशिंग मैकेनिज्म 1 के अंदर, और हम लोग समझेंगे कि आखिर किस फील्ड ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, किस फील्ड ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो आपके पास अनफिल्ड ऑर्बिटल हैं उनकी पोजीशन क्या होती है एनर्जी डायग्राम के अंदर, और उसके बाद हम लोग अटैक करना शुरू कर देंगे। सो मैंने यहाँ पर इस लाइन को फिर से पढ़ देता हूँ। अल्टीमेटली वी नीड आवर एरोज टू मीन ओनली वन एंड वन थिंग। वी कांट मेक इट दैट समटाइम्स आवर कर्व एरो मीन चार्ज, देन समटाइम्स आवर कर्व एरो मीन स्टेरिक्स, एंड देन समटाइम्स आवर कर्व एरो मीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। बिकॉज, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक सही सी लाइन लिखी है, उस लाइन को मैं पढ़ देता हूँ। बिकॉज इफ एरोज कैन मीन एनीथिंग देन डोंट मीन एनीथिंग। इयान फ्लेमिंग की एक बुक है, उस बुक के अंदर से स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर ली हुई है कि अगर आपके एरोज हर एक चीज़ को मतलब एरोज कैन मीन एनीथिंग देन डोंट मीन एनीथिंग। इसका मतलब एरोज को चार्जेस, स्टेरिक और मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन के अंदर से किसी एक चीज़ को ही फॉलो करना पड़ेगा, एंड थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग उसी चीज़ को ही फॉलो करेंगे। तो अभी तक जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी है उसके अंदर आप लोग जनरली चार्जेस के फैक्टर को लेकर चलते हो, या फिर आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट से चार्ज को जनरेट करते हो, चार्ज बनाते हो, डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव बनाते हो, और चार्ज के फैक्टर के हिसाब से आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैकेनिज्म को ड्रॉ करना शुरू करते हो। लेकिन हर एक रिएक्शन के अंदर आप लोग चार्ज के फैक्टर को लेकर चलोगे तो आप लोग मैकेनिज्म गलत
ड्रॉ करना शुरू कर दोगे और वहीं पर आपके जो क्वेश्चन है वो गलत होना शुरू हो जाएंगे। CSIR नेट के पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो ऑर्गेनिक के पार्ट से होती है। रीज़न उसके पीछे ये है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक के ऊपर से वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर जाते हैं, समझ कर जाते हैं अच्छे से, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा ईजी लगती है। और जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना शुरू करेंगे उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी एग्ज़ाम के लिए उनके लिए कभी भी फेवरेट नहीं होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ाम में आपको नया ही देखने को मिलेगा, पुराना क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखने को नहीं मिलता है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपके कर्व एरो है उनको आप लोग चार्जेस से सोचना बंद कर दीजिए, स्टेरिक से बिल्कुल भी मत सोचिए। आपको सोचना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन से। आपको हर बार देखना है कि आपका जो कंपाउंड है उसके अंदर फील्ड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, आपका जो दूसरा सबस्ट्रेट है उसके अंदर जो अनफील्ड ऑर्बिटल है उसकी पोजीशन क्या है एनर्जी डायग्राम के अंदर ही। और अगर आपका जो अनफील्ड ऑर्बिटल जो आपके पास फील्ड ऑर्बिटल है उनके बीच का देखिए किसके बीच में गैप सबसे कम है और वहीं पर अपने कर्व एरो को ड्रॉ कर दीजिए। थोड़े से दिन में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। 4-5 लेक्चर जब आप देख लोगे इस लेक्चर सीरीज के अंदर तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि मैं अपने मैकेनिज्म को किस तरीके से शुरू करता हूं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन शुड बी टेकन टू रिप्रेजेंट द कर्व एरो, द इंटरेक्शन ऑफ फील्ड ऑर्बिटल्स विद अनफील्ड ऑर्बिटल्स। मैंने इस लेक्चर सीरीज़ के इस पहले लेक्चर के अंदर बहुत फोकस किया है इस चीज़ के ऊपर कि जो आपका कर्व एरो है वो बताता है इंटरेक्शन बिटवीन फील्ड ऑर्बिटल्स विद अनफील्ड ऑर्बिटल्स। मैंने इतना टाइम इसलिए लिया है क्योंकि आपके लिए एक नई चीज़ हो सकती है। क्या हो सकता है कि आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरीके से अभी तक नहीं पढ़ी हो। मैंने इस पर इतना फोकस इसलिए किया है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैकेनिज्म को समझना चाहते हो कि आखिर किस तरीके से आप लोग मैकेनिज्म को ड्रॉ करते हो। इसका मैं आपको एक सिंपल सा एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। आज मैं आपको फील्ड ऑर्बिटल अनफील्ड ऑर्बिटल को बिल्कुल एग्जैक्टली पढ़ाना शुरू नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको जरूर देता हूं। Curve arrows are used to represent the interaction of frontier orbitals of filled orbital with unfilled orbital। Frontier का मेरा मतलब ये है कि जो ओवरलैपिंग के लिए आ रहे हैं, जो आपके पास अनफिल्ड ऑर्बिटल हैं, जो अनफिल्ड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर सकते हैं, जो सामने जो ऑर्बिटल्स हैं जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं उनको मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रंटियर ऑर्बिटल बोल रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई सिंपल सबस्ट्रेट मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। ये मैंने सबस्ट्रेट बनाया हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, आपके पास यहाँ पर CH है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, ये आपके पास CH2, ये आपके पास कंपाउंड है। इस कंपाउंड के मैं अगर रिएक्शन करता हूं मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो उस रिएक्शन के अंदर आपके पास अगर मैं एरो बना रहा हूं, कर्व एरो, तो ये आपके पास एक्जैक्टली एरोस होते हैं इस रिएक्शन का। इससे आपका मतलब नहीं, आज की क्लास में मैं समझा रहा हूं कि आखिर इस मैक्सो एरो का मतलब क्या है। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका मैकेनिज्म होगा। अब इस एरो का मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर जो आपके पास ये लोन पेयर्स हैं, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं, ये प्रेजेंट है ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर। यहां से यानी कि नॉन बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है, जो कि आपके पास यहां पर क्या है, फील्ड ऑर्बिटल है। ये फील्ड ऑर्बिटल से कहां पर जाएगा आपके पास, जो आपके पास ये कार्बन, यहां पर कार्बन है, यहां पर भी एक कार्बन है, इनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इनके बीच में जो पाई बॉन्ड है, इसका जो एंटी बॉन्डिंग होता है, इसका जो अनफिल्ड ऑर्बिटल सबसे लोअर एनर्जी इसकी होती है। तो उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन आपका क्या बोल सकते हो आप लोग, जो पाई बॉन्ड है इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो खाली होगा। तो नॉन बॉन्डिंग से, ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ऑफ CC में जा रहे हैं। यहाँ पर कहाँ से जाएंगे, जो पाई CC है, यानी कि जो डबल बॉन्ड है उसका जो भरा हुआ ऑर्बिटल है, जो फील्ड ऑर्बिटल है, यानी कि पाई CC है, पाई CC आपके पास कहाँ पर जाएगा, सिग्मा CI के स्टार में जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर्व एरो का मतलब समझ सकते हो। अभी आप लोग ज़्यादा डिटेल के अंदर मत जाइए कि मैंने यहाँ पर कैसे आप ऑक्सीजन को नॉन बॉन्डिंग लिख दिया, पाई स्टार CC लिख दिया, इसको समझ नहीं आ रहा है, अभी समझने की कोशिश ना कीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। एंड मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द गोल ऑफ दिस कोर्स इज टू ब्रेक डाउन द रिएक्शन एंड ड्रॉ एरो पुशिंग मैकेनिज्म। इस कोर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा कि आप लोग किस तरीके से मैकेनिज्म को लिख सकते हो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का। मैं बहुत क्लासिफाई रिएक्शन नहीं बताऊंगा कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सिंपल से एग्जाम्पल आप लोग जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को देखोगे, आप लोग उन सभी रिएक्शन का आप लोग इजीली मैकेनिज्म इजीली समझ पाओगे। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है, एंड एवरी एरो पुशिंग मैकेनिज्म शुड बी कंपोज्ड ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन एंड देन सेकेंडरली देयर शुड बी कर्व एरोज टू दैट सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन एंड ईच दैट कर्व एरो रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ
फील्ड ऑर्बिटल एंड अनफील्ड ऑर्बिटल। ये बेसिकली समरी लिख दी मैंने आज की क्लास की कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है। एक बार मैं इस चीज़ को दोबारा से पढ़ देता हूँ। एंड एवरी एरो पुशिंग मैकेनिज्म शुड बी कंपोज्ड ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। मैकेनिज्म को लिखते हुए दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने मैकेनिज्म को एलिमेंट्री रिएक्शन, सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर ब्रेक करना है। उसके बाद हर एक एलिमेंट्री जो आपके पास रिएक्शन आई है, हर एक स्टेप के अंदर आपको कर्व एरो को ऐड करना है। और ये जो कर्व एरो है ये आपको बताएंगे, ये रिप्रेजेंट करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन फील्ड ऑर्बिटल्स, या फिर मैं बोलूँ फ्रंटियर फील्ड ऑर्बिटल्स एंड अनफील्ड ऑर्बिटल्स। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने जाओगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को काफ़ी अच्छे से ईजिली कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे कि आखिर जो आपके जो कर्व एरो हैं इनको ड्रॉ करने का बेसिक रूल क्या होता है। आज ही क्लास के जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर मैंने 7 रूल यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन 7 रूल को आप लोग पढ़ के आइएगा, अगली क्लास के अंदर समझ के आइए कि आखिर ये रूल क्या है। मैंने यहाँ पर 7 रूल लिखे हुए हैं। 7 रूल को नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे कि आखिर किस तरीके से आप लोग एरो पुशिंग मैकेनिज्म के अंदर अपने कर्व एरो को ड्रॉ करते हो। ये फंडामेंटल रूल है, अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो आपका मैकेनिज्म वैसे भी गलत है। तो इन 7 रूल को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों ने इन 7 रूल को स्टेप बाय स्टेप आपने सही फॉलो किया तो आपका मैकेनिज्म कभी भी गलत नहीं होगा। मैं 7 जो रूल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टेप वाइज बताऊंगा। हर एक स्टेप में बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे करना है। रिएक्शन का एग्जांपल लेंगे, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो 7 रूल आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं एक बार पढ़ लीजिए, समझने की कोशिश की मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और जितने मैकेनिज्म आपको आते हैं एक बार उस मैकेनिज्म के जो कर्व एरो हैं उनके ऊपर इन रूल को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इन रूल को वहाँ पर अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि ये सभी के सभी रूल्स फॉलो आप लोग अभी तक करते हुए आए हो, बस आपको पता नहीं है। तो इन रूल्स को सिस्टमेटिक वे के अंदर पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि आखिर आप लोग कर्व एरो को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। और जाने से पहले एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोज़ को देखते हैं या फिर यहाँ पर वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग जितना हो सके इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं या फिर टेलीग्राम पे जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उन ग्रुप्स के ऊपर आप लोग वीडियोस को फॉलो कीजिए, आप स्प्रेड कीजिए ताकि हम लोग हर एक बच्चे तक एजुकेशन को पहुंचा सके। इस आरजे एकेडमी के इस चैनल का सबसे मेन जो टारगेट है वो ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। हर एक बच्चा यहाँ पर जो है एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता, कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत सारी कोचिंग्स आपके पास हैं लेकिन हर एक बच्चा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारी कोशिश ये है कि हर एक बच्चे तक आपके पास एक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे और हम लोग यहाँ पर एक सीरीज़ के अंदर अपनी इस कोचिंग को स्टार्ट करें जहाँ पर हम लोग लेक्चर वाइज आपको पढ़ा रहे हैं। तो जितनी कोशिश हम कर रहे हैं उतना ही सपोर्ट हमें आपसे भी चाहिए। आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियोज़ के अंदर कोई कमी लगती है, फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, चीज़ें समझ में आती है तो प्लीज़ कोई अच्छा कमेंट भी छोड़कर जाइएगा। हमारे पास आपके कमेंट्स ही हैं, उसके अलावा हमारे पास ज़्यादा कुछ भी है नहीं। अगर आप लोग हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग आरजे एकेडमी को डोनेट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फ़ोन पे कर सकते हो, या फिर आप लोग हमें पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।